देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में हैंडी फ्योल ने क्या कहा है कि ओबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें का प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में हैंडी फ्योल ये कहते हैं कि हमें कंपनी के हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना है, चाहे वो एम्प्लॉय टॉप लेवल पे काम कर रहा हो, मिडिल लेवल पे काम कर रहा हो या लो लेवल पे काम कर रहा हो। हर एक लेवल के मैनेजर्स को, हर एक लेवल पे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, चाहे वो मिडिल लेवल पर हो, चाहे वो लो लेवल पर हो। हर एक लेवल पर क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। मीन्स जो भी वादा करा है मैनेजर ने, मीन्स सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट से, वो उसे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैनेजर ने कहा कि भाई वर्कर से कि तुम लोग ओवर टाइम करो, अगर ठीक है कंपनी इस समय लॉस में जा रही है, वो ओवर टाइम करो, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हम आप लोगों की वेजेस बढ़ा देंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि ये वर्कर ने ओवर टाइम करा और कंपनी का गोल अचीव हो जाता है, तो मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्कर्स की वेजेस बढ़ा दें। ठीक है, तो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन समझ में आ गया होगा। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में कहा जाता है एक टाइम में एक सबऑर्डिनेट को केवल एक ही बॉस से, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि वो किसका ऑर्डर फॉलो करे, या दोनों सुपीरियर के बीच में लड़ाई हो सकती है। जैसे सपोज करिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक सेल्स मैनेजर है और एक सेल्स एजेंट है। सेल्स एजेंट सेल्स मैनेजर के पास आता है कि सर सेल को कैसे इंक्रीज करें। तो सेल्स मैनेजर ने कहा बेटा एक काम करो, जाओ 10% डिस्काउंट दे दो, उससे जो है सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो वो बाहर निकलता है, इतने में फाइनेंस मैनेजर मिलता है। ठीक है, सेल्समैन को भाई क्या चल रहा है, तो वो कहता है सर सेल्स को बढ़ाने के लिए सर ने बताया कि 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फाइनेंस मैनेजर बोलता है नहीं 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 10% डिस्काउंट मत दो, अगर 10% डिस्काउंट दोगे तो हमारा रेवेन्यू तो कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सेल्स मैन के दिमाग में, सेल्स एजेंट के दिमाग में ये आया कि आप किसका ऑर्डर फॉलो करो, दोनों ही सुपीरियर हैं। तो इसीलिए हैंडी फ्योल ने कहा है एक टाइम में केवल एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे एक सबऑर्डिनेट को। एक से ज़्यादा से ऑर्डर मिलेगा तो वो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, फिर वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, अगला प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कहा जाता है एक हेड और एक प्लान। सपोज करिए कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है 2 प्रोडक्ट बना रही है, तो पहले प्रोडक्ट का एक हेड होना चाहिए, उसका एक प्लान होना चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट का एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए, और सबका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ कंपनीज गोल। ठीक है, हैंडी फ्योल ने सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का एक प्रिंसिपल दिया है। उस प्रिंसिपल में हैंडी फ्योल ये कहते हैं कि कंपनी के गोल को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए। अगर कंपनी के गोल के लिए हमें अगर अपना पर्सनल गोल भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो हमें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी से ही हम हैं। ठीक है, अगर कंपनी चलेगी तभी हमारा घर चल पाएगा, और अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो हमारा घर का भी खर्चा नहीं चल पाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मिस्टर मोहन जो हैं वो एक कंपनी के मैनेजर हैं। उन्होंने अपनी हॉलीडेज़ के लिए मतलब बुकिंग करा ली है, अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं वो हॉलीडेज़ बाहर। ठीक है, बट एकदम कॉल आती है कि सर कल एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, ठीक है, और वो आपका ज्वाइन कर देंगे तो कंपनी को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मिस्टर मोहन ने क्या काम करा, उन्होंने कंपनी के गोल को ऊपर रखा और अपना पर्सनल गोल को सेक्रीफाइस कर दिया। उनको पता है कंपनी है तो ऐसे टूर वो सैकड़ों कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम करा, अपना जो टूर था वो कैंसिल कर दिया और वो कंपनी की मीटिंग के अंदर आए। तो अगर हर एक एम्प्लॉय ऐसा करेगा तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाती रहेगी और एम्प्लॉय तरक्की करता रहेगा। अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो देखिए यहाँ पर हैंडी फ्योल ये कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को जस्ट और इक्विटेबल सैलरी प्रोवाइड कीजिए। मीन्स अपने एम्प्लॉय को सही सैलरी प्रोवाइड कीजिए, उसके काम के अकॉर्डिंग आप उसको सही सैलरी प्रोवाइड कीजिए। आप अगर उसको सही सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेहनत से काम करेगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बारे में कभी सोचेगा नहीं। बट अगर आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, काम उससे ज़्यादा करा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या काम करेगा, वो बेटर ऑप्शन ढूंढेगा। तो इसलिए आप अपने एम्प्लॉय को सही सैलरी दीजिए, जस्ट सैलरी दीजिए, उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसको सैलरी दीजिए। अगला प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हैंडी फ्योल क्या कहते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जैसे मान लीजिए डिसीजन लेने की पावर कुछ लोगों के हाथ में होना, उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि टॉप लेवल के हाथ में सारी पावर है डिसीजन लेने की,
तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल। ठीक है, टॉप लेवल ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी लो लेवल को। तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हर एक लेवल पर जब बहुत काम हो जाता है तो टॉप लेवल मैनेजर जो अपने डेली रूटीन के काम होते हैं वो मिडिल लेवल को डेलीगेट कर देता है, मिडिल लेवल वाला जो होता है वो थोड़ा से काम अपने लो लेवल को डेलीगेट कर देता है। तो जब सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल होता है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल ने कहा है कि भाई ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक बैलेंस हमें लागू करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का नेचर हो उस अकॉर्डिंग हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू करना चाहिए। मीन्स हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस लागू करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे सकें। फिर अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी जो पावर को शो करती है। यहाँ टॉप लेवल पे बैठा मैनेजर ए, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, बी के पास थोड़ी कम पावर है, एल के पास, ठीक है, सी के पास थोड़ी कम पावर है, डी के पास थोड़ी कम पावर है। तो यहाँ पर स्केलर चेन में ये कहा है उस हेनरी फ्योल ने कि अगर हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो हमें लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ई ने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है ए को तो देन वो डी को देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा। मीन्स एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो करेंगे। अगर सपोज करो ई बात करना चाहता है ओ से, तो उससे क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन डी को देनी पड़ेगी, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, ए एल को देगा, एल एम को देगा, एम एन को देगा और एन जो है वो ओ को देगा। तो ये हमें फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ई को कम्युनिकेट करना है ओ से तो वो इस तरीके से फॉलो करेगा। अगर इमरजेंसी में सेम लेवल का बंदा बात करना चाहता है सेम लेवल के बंदे से, तो वो बात कर सकता है गैंग प्लैंक क्रिएट करके। ठीक है, ई और ओ आपस में सेम लेवल के बंदे हैं, अगर ये आपस में बात करना चाहते हैं तो वो गैंग प्लैंक क्रिएट करके आपस में बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट एन एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि हर एक चीज़, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मटेरियल हो, वो अपने एप्रोप्रिएट प्लेस पर होनी चाहिए ताकि उसको ढूंढने में टाइम बर्बाद ना हो। जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन मैनेजर की, तो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर हमें मिलना चाहिए? प्रोडक्शन मैनेजर या तो हमें प्रोडक्शन एरिया में मिलना चाहिए या उसके लिए एक प्रोडक्शन केबिन बना होता है, प्रोडक्शन मैनेजर का केबिन बना होता है। तो अगर वर्कर को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को ढूंढने के लिए या तो प्रोडक्शन एरिया के अंदर जाएगा या प्रोडक्शन मैनेजर के केबिन में जाएगा, ताकि उसे ढूंढने में कोई भी टाइम बर्बाद ना हो। अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम एक बुक शेल्फ है, उसमें केमिस्ट्री की, बायो की, अकाउंट्स की सारी बुक्स उसी के अंदर हौश पौश करके मिलाकर लगा दें, तो आपको बुक ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? ऑब्वियसली सी बात है, मैं अगर आपसे कहूँ कि उसमें से अकाउंट्स की बुक ढूंढ के निकाल के लेकर आइए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अकाउंट्स की बुक को ढूंढने में। अगर मैं एक शेल्फ में खाली अकाउंट्स की बुक लगाऊँ, एक शेल्फ में बिजनेस की बुक लगाऊँ, एक शेल्फ में बायोलॉजी की बुक लगाऊँ और तब मैं आपसे कहूँ कि अकाउंट्स की बुक ढूंढ कर लेकर आओ, तो आप जल्दी से अकाउंट की बुक ढूंढ कर लेकर आ जाओगे। तो इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा है कि भाई हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, ताकि उसे ढूंढने में टाइम बर्बाद ना हो और हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही मेंटेन रहे, बढ़ती रहे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अंदर हेनरी फ्योल ने कहा है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ किसी तरीके का भेदभाव ना करें, उसके जेंडर के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके रिलीजन के बेसिस पर। ठीक है, आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें। ठीक है, कोई भी बंदा किसी से भी कास्ट से रिलेटेड करता है, किसी कास्ट से रिलेटेड करता है या किसी रिलीजन से रिलेट करता है, किसी भी जेंडर का है, मेल है, फीमेल है, तो आप उसके साथ भेदभाव ना करें। वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लड़का अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका प्रमोशन कीजिए, लड़की अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो उसका प्रमोशन कीजिए। अगर कोई ठीक है क्रिश्चियन है तो अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन कीजिए, कोई मुस्लिम है तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका क्या कहते हैं प्रमोशन कीजिए। अगर कोई हिंदू है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका प्रमोशन कीजिए। अगर कोई एससी है तो उसका अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन कीजिए। मीन्स उसका कास्ट, लैंग्वेज और
जेंडर के बेसिस पर, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिए। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उसका खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके दिल के अंदर जो एक दरार सी आ जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, तो उस कंडीशन में वो अपना पूरा 100% ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं दे पाएगा। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाए, तो आप अपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और कलर के बेसिस पे भेदभाव ना करें। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी और पर्सनल। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉय को बार बार जॉब से मत निकालिए और बार बार उसका ट्रांसफ़र मत कीजिए। पर्सनल का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ से। तो यहाँ पर हैंडी फ्योल ने ये कहा है इस प्रिंसिपल के अंदर कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय हैं, उनको बार बार मत निकालिए। इससे क्या होता है, आपकी कंपनी की इमेज ख़राब होती है। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर से एम्प्लॉय को बार बार निकालते हैं, तो जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके दिमाग में ये पिक्चर बन जाती है, कहीं कल हमको तो नहीं निकाल देंगे। तो वो बेटर ऑप्शन ढूंढना चालू कर देते हैं कि सोचते हैं कि यार दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क ढूंढो, यहाँ पे तो कभी भी पता नहीं निकाल देंगे। ठीक है, तो आप बार बार निकालेंगे तो आपकी एक गलत इमेज बन जाएगी सोसाइटी के अंदर। ठीक, तो आपकी कंपनी के अंदर दूसरा कोई बंदा काम करना पसंद नहीं करेगा। फिर अगर आप अपनी कंपनी के अंदर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र का पॉलिसी रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप अपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी लेवल को कम कर देंगे। जैसे सपोज करिए कि आपने किसी बंदे को पोस्ट करा मुरादाबाद के अंदर। अब वो मुरादाबाद के अंदर, वो मुरादाबाद के एनवायरनमेंट को समझ रहा है, वहाँ पे काम करना इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो थोड़ा 1 साल हुआ तो वो इन्वायरमेंट को समझ पाया, लोगों से फ्रेंडली हुआ, सारी कंडीशन को समझ पाया। अब आपने क्या काम करा, उसका 1 साल के बाद जो इसका ट्रांसफ़र जो है तमिलनाडु कर दिया। किसी वहाँ तमिलनाडु के एक जगह पर आपने एक ज़िले में वहाँ पर उसका ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो वहाँ जाएगा, वहाँ लैंग्वेज अलग है, रीज़न अलग है, लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है। अब उसको समझने में वहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। फिर आप पता चला कि आप वो वहाँ पे सिचुएशन को समझ रहा है, उससे आपने फिर दूसरी ब्रांच में पता चला कि आपने उसका कर्नाटका में पोस्टिंग कर दी। तो इससे क्या होगा कि भाई यही सी बात है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक तो एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई एक जगह पर जब वो काम करेगा तब वो वहाँ के बारे में सीखेगा, और वहाँ के बारे में जब वो सीखेगा तब वहाँ पर अपना बेस्ट दे पाएगा। तो इसीलिए बार बार आप उसको फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो आप अपनी कंपनी का ही लॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से सीख नहीं पाएगा। जब सीख नहीं पाएगा तो आपकी कंपनी को बस बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो आपकी कंपनी को हमेशा नुकसान ही झेलना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में हैंडी फ्योल ये कहते हैं कि आप अपने प्लान्स को जब भी बना रहे हो, तो उस प्लान को बनाने के बाद आप अपने एम्प्लॉय के साथ या अपने सबऑर्डिनेट के साथ उस प्लान को डिस्कस कर लें। अगर सबऑर्डिनेट आपको कोई अच्छा सजेशन देता है तो उस सजेशन को आप अडॉप्ट करें, उसको कंसीडर करें। ठीक है, और उस अच्छे सजेशन के लिए उसको रिवॉर्ड दें। अगर सपोज करो कि भाई मैंने इस मार्कर को बनाने के लिए एक प्लान बनाया कि इस मेरे मार्कर की कॉस्ट जो है, मैंने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट 5 रुपये आएगी, और ये प्लान मैंने अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करा, तो उन्होंने मेरे को एक सजेशन दिया कि सर अगर आप ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके जो मार्कर की कॉस्ट आएगी वो 3 रुपये आएगी। तो उसने मुझे एक अच्छा सजेशन दिया, एक अच्छा तरीका दिया कि यार इस तरीके से अगर सर आप काम करोगे तो इससे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ जाएगी। अब अगर जब कॉस्ट कम आएगी तो मेरा प्रॉफिट डेफिनेटली सी बात है इंक्रीज होगा। तो ऐसे अच्छे सजेशन वो बार बार देता रहे, तो इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। और अगर हम उससे ये प्लान डिस्कस करेंगे तो उसको भी ये लगेगा कि सर हमसे पूछते हैं, इट्स मीन दैट वी आर केपेबल ऑफ गिविंग सम सजेशन। तो इस कंडीशन में वो कंपनी के लिए फैमिलराइज हो जाएगा, मैनेजर से फैमिलराइज हो जाएगा और ऐसे अच्छे से सजेशन बार बार देगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी की ही तरक्की होगी। हैंडी फ्योल का 14th प्रिंसिपल है स्प्लिट द कॉफ। स्प्लिट द कॉफ एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आपको सबको पता है अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक डिपार्टमेंट मिलकर काम करेगा तब वो कामयाब हो जाएगा। अगर मैनेजर और एम्प्लॉयज मिलकर काम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अगर वो आपस में एक दूसरे से जलन हसद रखेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हैंडी फ्योल ने इस 14 प्रिंसिपल्स में मैनेजर से और एम्प्लॉय से कहा है कि आपस में एक टीम की तरह काम करिए, तभी आपका इंडिविजुअल लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का गोल अचीव हो पाएगा। अगर आप एक दूसरे से जलन हसद रखेंगे, जेलेसी रखेंगे, एक दूसरे के बारे में गलत सोचेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होने वाला। तो हैंडी फ्योल ने इस प्रिंसिपल में कहा है कि आप एक टीम वर्क की तरह काम कीजिए। स्प्लिट द कॉफ एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ होता है। तो मिलजुल कर काम करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। और अगर आप मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है उसकी कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा लॉस होगा।
यहाँ पर हैंडी फ्योल ने ये कहा है कि मैनेजर को आई वर्ड को वी वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। जब भी मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ बात करे या अपने सबऑर्डिनेट के साथ बात करे, तो अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी अचीव करा है तो वो ये कहे कि हम सब लोगों की मेहनत की वजह से ही अचीव हुआ है। उसको आई वर्ड का इस्तेमाल ना करके वी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज के दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये आए कि भाई मैनेजर सर जो है वो हमें अपना मानते हैं और हमारा भी श्रेय इसके अंदर जोड़ रहे हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल अचीव करा है उसमें हमारा भी श्रेय, हमारा भी कंट्रीब्यूशन जोड़ रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है वो हमेशा कामयाब हो जाती है। आप देख लीजिए इंडियन टीम में जब महेंद्र सिंह धोनी जी थे तो वो क्या काम करते थे, महेंद्र सिंह धोनी, उनका एक स्टाइल था कि पूरी टीम को साथ में लेके चलते थे। वो जब जीत होती थी तो कहते थे हम सबकी जीत हुई है, और अगर कहीं भी हार होती थी तो कहते थे ये हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो अगर आप आई को वी से रिप्लेस कर दोगे तो डेफिनेटली सी बात है आप अपनी टीम का गोल अचीव कर पाओगे। और कोई भी कंपनी अगर मिलजुल कर काम करती है, सारे डिपार्टमेंट उसके अंदर मिलकर काम करते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है वो कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा।